हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं बहुत ही प्यारे प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी आपको करा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों कोर सब्जेक्ट्स को लेकर। कोर्स खत्म हो गया है, सैम्पल पेपर की तैयारी चल रही है और हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सीबीएसई का आज सेट 2 है, तो काम की शुरुआत करते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, वो रीड करने हैं और उसके बाद पेपर लगाना है। आरटी एकेडमी पे हम कर रहे हैं सीबीएसई का पेपर। 3 घंटे का समय है, 70 नंबर का पेपर है। 35 क्वेश्चंस आएंगे, पहले 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी ई, और सारे कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। हर क्वेश्चन में चॉइस आ सकती है, लेकिन 35 क्वेश्चंस में चॉइस नहीं है। अच्छा, सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सी में 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी जो होगा वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और सब 5 मार्क्स के होंगे। ई में केस स्टडी होगी और केस स्टडी आप देख रहे हैं 4 मार्क्स की होगी। ये वाली चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, तो इसके पीछे बहुत पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे आगे और आगे की बात आएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आईएससी के कोर्स में जब पेपर होता है तो कैलकुलेटर इज अलाउड, लेकिन सीबीएसई में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ये दिमाग में रखना कि सीबीएसई वालों आईएससी की तरह आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम आईएससी के सैंपल पेपर में भी देख चुके हैं कि जब भी कभी टेंपरेचर बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है, और टेंपरेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की डिक्रीज होती है। तो ये सेमीकंडक्टर है और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन देखें, फिगर बिलो शोज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेट। जिसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेट बोला है उससे ही आप अपने कोर्स में ब्रिज नाम से जानते हैं, तो आप इसमें परेशान ना हो, कुछ नया नहीं है। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही है और कुछ नहीं। नाउ इट इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग P to 11 ohms। अभी जो स्थिति है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, 100, 200, 20 एंड 10। ठीक, इतने पास से थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा था। Which of the following steps will not bring the bridge to balance again? 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से क्या करने पर बैलेंस दोबारा नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, और बीच में लगा रखा है कुछ गैल्वेनोमीटर। यहाँ है 10, यहाँ है 100, यहाँ है 20, यहाँ है 200। और आप जानते हैं कि आमने सामने वालों का मल्टीप्लाई करने से अगर बराबर नंबर आ जाए तो बैलेंसिंग हो जाती है। 2000 आपको दिखाई दे रहा है, 2000 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी की जो कंडीशन है वो बैलेंस्ड है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन अचानक से ये आदमी कह रहा है कि ये सिस्टम ना करके ये जो 10 दिखाई दे रहा है कि 10 नहीं है, अब ये 11 कर दिया गया है, कि व्हाट चेंजेस मस्ट बी ब्रिंग। तो कह रहा है इंक्रीजिंग R बाय 2 ohms। R देखिए ये वाला है, इसको 2 ohms करने का मतलब ये हो गया, इंक्रीजिंग बाय 2 ohms का मतलब ये हो गया कि इसे 20 की बजाय 22 कर दिया गया। तो जैसे आप यहाँ आओगे तो 11 2s are 22, ठीक, और 22 बन गया ये तो, और 22 1s are 22, अगेन बैलेंस हो जाएगा। तो 22 करने से तो बैलेंस हो रहा है, और ये कह रहा है कि बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए, will not bring the bridge to balance। not मतलब जिससे बैलेंसिंग नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि इससे बैलेंसिंग हो रही है। कह रहा है Q को 10 ohms से बढ़ा दिया जाए। अब Q का मतलब ये वाला, अगर इसको 10 से बढ़ा दिया गया तो इसका क्या हुआ, ये 20 है, तो ये बन गया 110। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो 11 2s are 22, 11 2s are 22, ना ना ना, ये तो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आने पे बैलेंसिंग हो जा रही है, जब बैलेंसिंग हो जा रही है मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग S बाय 20 ohms। S ये है, इसको जरा 20 ohms बढ़ा दो। 20 ohms जब बढ़ाओगे
तो तुम्हारे पास ये आ गया 220 और 220 इंटू 11 करोगे और इधर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 20 ही है, तो ये 2000 आ रहे हैं और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो लॉजिकली आप देखोगे कि 022 इंटू 022 छोड़ डालोगे तो कितना आएगा। अरे ये तो बैलेंस नहीं हुए, और बैलेंस नहीं हुए, जिस कंडीशन पे बैलेंस नहीं हुए वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है बैलेंस कर करके हिट एंड ट्रायल है, इसमें बहुत सारे जुगाड़ भी बताए जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताई जा सकती है, कोई खास लॉजिक नहीं है चीजों को सीखने का। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिए, 1 से 2 मिनट आपके लगेंगे और आंसर आएगा 100% ये तय है। तो 2 क्वेश्चन हमारे बन गए यहाँ पर। चलो देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है। An object is placed at distance of 40 cm in front of a concave mirror. The focal length is 20 cm. The image produced is, ध्यान दें, फोकल लेंथ की वैल्यू बेटा दे दी है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दे दी है 40 सेंटीमीटर। मिरर जो है वो कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट भी निगेटिव और भाई साहब भी निगेटिव। अरे ये तो u इक्वल टू 2f दिखाई दे रहा है, जवाब है हाँ। और u इक्वल टू 2f का मतलब u इक्वल टू r दिखाई दे रहा है, जवाब है हाँ। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस होती है और सेम साइज होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो रियल इन्वर्टेड तो ठीक है, स्मॉलर साइज गलत है, रियल एंड इरेक्ट की तो गड़बड़ बात है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड ना 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 ये तो नहीं, रियल है इन्वर्टेड है सेम साइज की है, ये तो सी वाला ऑप्शन था। तो जो कैपिटल सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो केस होता है वो केस आपको दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाता है। आगे देखो बेटा, सिलिकॉन स्पेसिमेन दिया गया और उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें एक एवरेज डोपिंग की गई इंडियम की 1 इंडियम एटम पर 5 × 10⁷ एटम्स ऑफ सिलिकॉन, यानी कि 1/5 × 10⁷ एटम्स की डोपिंग। If number density of atoms in silicon specimen is इतना atoms per meter cube, then the number of acceptor atoms in silicon per cubic centimeter will be। एक बात समझें, एक्सेप्टर एटम का मतलब होता है कि जो p टाइप इम्प्योरिटी एटम आप डालेंगे, जो p टाइप इम्प्योरिटी आप डाल रहे हैं वो कहलाते हैं एक्सेप्टर एटम्स। और एक्सेप्टर एटम्स जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो होल्स की संख्या के बराबर होती है। तो आप एक बात को जानते थे, ध्यान दें, हमारे पास कितने एटम्स हैं बेटा? 5 × 10⁻26 एटम्स हैं पर मीटर क्यूब। क्लियर है? हाँ है। ध्यान दीजिए कि एक एटम इंडियम का तब आता है जब इतने सारे एटम्स सिलिकॉन के होते हैं। तो देखो यूनिटरी मेथड अप्लाई, 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन के एटम्स का मतलब 1 इंडियम का एटम, एक सिलिकॉन का एटम का मतलब 1/5 × 10⁻⁷ इंडियम के एटम्स। उसके बाद 5 × 10⁻26 सिलिकॉन के एटम्स अगर 1 मीटर क्यूब में है तो हमारे पास 5 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁷ इंडियम के एटम्स पर मीटर क्यूब में आ जाएंगे। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो चीज बचेगी माइनस करोगे तो 10⁻19 आंसर आ रहा होगा। तो 1 × 10⁻19 टाइप का आंसर आ रहा है। ये 13 लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा एरर है, आप इसको काटें और 10⁻19 कर दें और ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ। आगे देखें, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। चलो तो अगली बात क्या बोल रहा है? अगली बात कह रहा है 4 equal charges +q +q -q are placed at the corners of the square of side 2l। ध्यान दें यहाँ पर जो साइड्स हैं वो l नहीं है, 2l है, 2l है, 2l है और 2l। ये +q, ये +q, ये माइनस और ये माइनस चार्जेस लिखे हुए हैं।
कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पर निकालना है जो कि प्लस प्लस क्यू के बीच में रखे हुए हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी और इसकी वजह से पोटेंशियल, यही तो करना है। जवाब है हाँ। एक काम करो, इन्हें इरेज करो और फिर देखो कि बेटा यहाँ से दूरी l/2 और यहाँ से दूरी l/2। तो एक तय बात होती है कि KQ डिवाइडेड बाय l/2 इंटू 2, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हो गया। ऊपर वाले की वजह से भी इतना, नीचे वाले की वजह से भी इतना, ऐड करेंगे तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो बहुत गौर से, ये यहाँ जोड़ो और इसे यहाँ जोड़ो, तो ये दूरी हो गई दोनों के बीच की। अच्छा इसे देखो, अगर x है तो बेटा ये भी कितना है, x, मेरे हिसाब से तो x ही। अब अगर इस x को निकालने जाओगे तो लिखोगे स्क्वायर रूट ओवर l/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2l का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज, हमने पाइथागोरस लगा लिया, x निकाल लिया। आप देखें बेटा क्या लिख रहे हैं, l² / 4 प्लस 4l² का रूट, ये बन रहा है। अब 4 4 हो गया 16, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है 17l²/4, यानी कि रूट 17 इंटू l/2, ये आंसर आ रहा है। तो एक काम करो, माइनस चार्जेस का भी पोटेंशियल लिखो। k³ है, ये है हमारी दूरी, रूट शायद 17 है, और फिर ये है l/2, और ऐसे दो चार्जेस हैं तो 2 लिख लीजिए, खेल का तो पैसा जो। हाँ, अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, मुझसे कुछ एरर हो गया। 2l दूरी ली गई थी और मैंने यहाँ पर l/2 कर लिया, तो दोनों ही गलत हो गए। एक सेकंड दोबारा देखने वाली बात, ये 2l दूरी, तो ये l और ये l है, तो इन दोनों को देखोगे तो बेटा लिखोगे KQ/L × 2, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल। उस हिसाब से हमारे पास जो ये x दूरी है, ये x का फॉर्मूला बनेगा बेटा l² + 4l², यानी कि 5l² का रूट, यानी कि रूट 5l, ये हमारे पास आंसर आ रहा है x का। तो फिर नेगेटिव पोटेंशियल को अगर तुम देखोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल लिखोगे KQ/L, L की जगह लिखोगे रूट 5l, और दो चार्जेस हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये सीन। ठीक है, अब अगर ये हो गया तो नेट पोटेंशियल देखो कैसे लिखोगे। नेट पोटेंशियल का मतलब होगा ऊपर वाला जो लिखा हुआ है 2KQ/L माइनस 2KQ/रूट 5l, तो यहाँ से बेटा 2KQ/L बाहर आ जाएगा, 1 - 1/√5, ये आंसर आ जाएगा। आप देखें तो ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर आ गया। आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। देखो क्या कह रहा है, फिगर शोज अ करंट कैरिंग कंडक्टर I, जो उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O कॉमन सेंटर टू 3 आर्क्स। आप इसे थोड़ा और जूम करके देखें तो बेहतर लगेगा, डायग्राम आपको सही समझ आएगा। आप देखिए ये पॉइंट है, इन्फिनिटी से वायर आ रहा है। अब ये वायर जो है O से पास हो रहा है, इसकी वजह से O पर कोई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। दिस वायर, दिस वायर, दिस वायर विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी फील्ड देयर, किसी तरह की कोई फील्ड नहीं होगी। अब देखिए ये आर्क क्लॉकवाइज करंट की है, तो फील्ड जो इसकी होगी वो अंदर होगी। ये आर्क एंटी क्लॉकवाइज करंट की है, तो इसकी फील्ड बाहर होगी। ये आर्क फिर से क्लॉकवाइज है, इसकी फील्ड अंदर होगी। ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि 1 और 3 को ऐड करना है और 2 को माइनस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा साहब, तो चलो करते हैं। थर्ड वाले की रेडियस 3r है, सेकंड वाले की रेडियस 2r है, फर्स्ट वाले की रेडियस r है। हम पूरे वायर की, पूरे लूप की, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे देखते हैं। फॉर्मूला होता है μ0I/2r, लेकिन ये फॉर्मूला बेटा काम तब करता है जब हमारे पास जो आर्क है वो 2 पाई रेडियन की होती। अगर 1 रेडियन की होती तो क्या होता, तो हमारे पास μ0I/2 की जगह अब इसको लिख देना चाहिए 4 पाई r, और थीटा अगर होता हमारे पास रेडियंस में, डिग्रीज में नहीं, रेडियंस में, तो हमारे पास आंसर आता 4 पाई r इंटू थीटा। ये तो जरा फर्स्ट वाले को देखो। फर्स्ट वाले के लिए जब तुम b1 लिखने जाओगे तो लिखोगे μ0I, करंट तो सेम है, 4 पाई, और रेडियस की जगह लिखोगे 3r, और थीटा की जगह थीटा। अच्छा, ये फील्ड अंदर की तरफ है। अच्छा, सेकंड वाला जो है वो b2 को देखो क्या लिखोगे, लिखोगे μ0, करंट तो बेटा सेम है,
और 4 पाई ऐसे ही रहेगा, और r की जगह लिखोगे बेटा 2r इंटू थीटा, ये बेटा बाहर की तरफ फील्ड है। ऐसे ही लिखोगे बेटा थर्ड फील्ड जिसको तुम कह रहे हो v3, इसकी वैल्यू भी तुम लिखोगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और फिर उस पहले वाले छोटे वाले r की रेडियस तो r ही है इंटू थीटा, और ये भी अंदर की तरफ। तो जब तुम बेटा b नेट लिखने जाओगे तो b नेट का मतलब होगा कि b1 और b3 को ऐड कर रहे हैं और b2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलो ये कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 3r इंटू थीटा प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू थीटा माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2r इंटू थीटा। ये प्लस माइनस हो गए। अब अगर इनमें से मैं इधर ले देता हूँ आपके लिए, कॉमन लेना चाहो तो तुम म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू थीटा कॉमन ले सकते हो। ठीक है, थीटा कॉमन ले लिया। अब अंदर देखोगे तो बचेगा बेटा 3, और यहाँ देखोगे तो बचेगा बेटा 1 प्लस करने पर, और यहाँ बचेगा शायद 2। इस तरह की बात बचेगी आपके पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r, और यहाँ देखो एलसीएम ले लो बेटा, 6 आंसर आएगा। इधर आएगा बेटा 2, इधर आएगा 6, इधर आएगा 3। 6 2 8 माइनस 3 5 बेटा 6, तो 5/6 इंटू म्यू नॉट आई इंटू थीटा बाय 4 पाई r, ये करेक्ट ऑप्शन। जो भी आंसर है यही आंसर। इसे लिखा हुआ है डी ऑप्शन 5 म्यू नॉट आई इंटू थीटा बाय 24 पाई r, ये ऑप्शन लिखा होगा। साफ ना दिख रहा तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और यही हमने निकाल रखा है। 5 6 4 24 बनेगा, और ये ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी है, हो भी गया, आसान सवाल है। डायग्राम देखने में कठिन है, वो एक्चुअली कठिन नहीं है, डिफिकल्ट है नहीं। चलो इरेज करते हैं इसे, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आगे वाले क्वेश्चन को और गौर से देखो। चलो बेटा देखो, एक 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी पीक वैल्यू 1 एम्पीयर है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है, और उसका पीक वैल्यू जो करंट की है जिसको I0 बोलते हैं वो 1 एम्पीयर है, ये दे रखा है। फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल इज 1.5 हेनरी, कैपिटल M की कुछ वैल्यू है एंड दैट इज 1.5 हेनरी, और वो कह रहा है द मीन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इज, कितनी मीन वैल्यू इंड्यूस होगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई चमत्कार तो नहीं है। अगर किसी को याद है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है L di/dt या फिर M di/dt, यही तो होता है। जवाब है हाँ, यही होता है। और एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज के लिए मतलब आरएमएस वैल्यू। अगर ये तुम्हारे पास पीक करंट है तो इसका मतलब ये होगा कि 1/√2, ये वैल्यू तुम्हारे पास इसकी लगभग मान लीजिए कि आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छी बात है। आप क्या करें, आप ये वैल्यू 1.5 पुट कर दें। अब di/dt के बारे में सोचना है कि di/dt कैसे लिखा जाता है। तो बताओ भैया कैसे लिखा जाता है di/dt, कैसे आता है di/dt। ध्यान दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो साहब इसमें दे दिया है, और मीन वैल्यू आपसे पूछ रहा है कैसे होगा। लगाओ दिमाग, di/dt कैसे लगाएंगे। di/dt तो फंस रहा है यार, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो दिया नहीं, क्योंकि करंट का फंक्शन नहीं दिया सवाल में। बड़ा ही मुश्किल सवाल हो गया। एकदम सस्ता सवाल है, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। देखो बेटा, di/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आप इसे इस तरह सोचो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे किया। म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन ऐसे किया कि सेकंड में जो फ्लक्स है वो फर्स्ट वाले के करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और सेकंड में जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू m/i, 1 ऐसे रहेगा। तो m की वैल्यू जो है वो phi2/i1 इस तरह बनी होती है। तो जवाब है हाँ, इस तरह बनी होती है। तो इसको हटाओ यार, है ना। अब इस तरह लिखने की कोशिश करो कि d∅/dt ये जो होगा ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तुम कहोगे हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब फ्लक्स की वैल्यू को अगर तुम देखोगे तो लिखोगे d/dt ऑफ m
I1 इस तरह से। ये यहां से फॉर्मूला बना। करंट का चेंज कैसे लिखा जाए? हाउ कैन वी राइट द करंट चेंज? आओ देखो बताते हैं कैसे लिखेंगे। करंट का जो फॉर्मूला है वो है I0 बी करंट इंटू साइन, साइन के बाद ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ इंटू टी। ये है तुम्हारे पास ये है तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास बन रहा है 1 साइन 100 पाई टी, ये चीज। अब इसको जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को बाहर निकालोगे 1.5 तुमने हेनरी बाहर निकाला, और di/dt करोगे तो करंट को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहली बात कि 100 पाई का जो वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, और साइन डिफरेंशिएट होकर के बन जाएगा cos 100 पाई टी। ये बन गया। क्लियर है मेरी बात? जवाब देखा, ये बन गया बेटा आपका इंड्यूस्ड करंट। अब जो ये इंड्यूस चीज आई है, अब इसमें अगर पूछा जाए कि साहब इसका आरएमएस कितना होगा, तो आरएमएस जो होगा वो आरएमएस कैसे निकाला जाएगा? क्या पूछा गया है? द मीन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो आरएमएस ही पूछ रहा है, मीन तो जीरो होता है। खैर इसका लॉजिक ही नहीं बचा फिर आंसर्स का। मीन पूछने का मतलब हुआ कि वो आरएमएस पूछ रहा है, मीन तो जीरो है, ऑप्शन में भी नहीं है, तो आरएमएस पूछ रहा है। आरएमएस कैसे निकालोगे? आरएमएस निकालने का मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी पीक वैल्यू होगी, तो पीक वैल्यू अपॉन √2, ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू होगी वोल्ट में आंसर। जो भी इसको सॉल्व करने पे आंसर है चारों में से मैच कर लीजिए, इट्स योर आंसर। तो हमेशा क्या करें, आप साइन के इक्वेशन बना लें, तो साइन के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, कॉस में फंक्शन आएगा, वो ओमेगा टी वाला फंक्शन जो है बाहर आ जाएगा। जो कॉस के बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लायर, वो सारा पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 आरएमएस वैल्यू है। एवरेज फुल साइकिल में हमेशा जीरो आती है, इसलिए वो एवरेज का खेल नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, मीन की बजाय वो आरएमएस है। ठीक, इसको हटाया जाए, अगले सवाल पे टूटा जाए। देखो बच्चा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल तुमसे कह रहा है कि एक गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं ना, उसी को ये लोग लिख कर दे रहे हैं गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने नहीं किया था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो कितना क्लोजेस्ट अप्रोच होगा? शुरुआत में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना? ये जूल में इनकी काइनेटिक एनर्जी है। और ये काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल रुकेगा न्यूक्लियस के पास आकर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 79 into 1.6 10⁻⁻19 इंटू अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 है, और 2 के बाद अगर इसमें स्क्वायर लगा दें तो 2e हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। अब साहब यहाँ से आर मिनिमम कितना आ रहा है? आर मिनिमम का मतलब होगा 9 into 10⁻9 into 2 into 79 into 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, ये ड्रामा नीचे, 7.7 10⁻⁶ into 1.6 10⁻⁻19। इससे इसको काटोगे तो एक पावर तो सीधी कट जाएगी, और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 9 into 10⁻9 into 2 into 79 into 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 7.7 10⁻6। खेल खत्म, पैसा आ जाओ। ये मिनिमम अप्रोच की वैल्यू है। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। जो भी कुछ लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, जो भी इससे आंसर आएगा 10 से ऊपर नहीं आने वाला, वो तो इलॉजिकल बात हो जाएगी। इस वजह से आप इनमें इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए मैच कर लीजिए। मैं मैच नहीं करने जा रहा हूँ। करने का तरीका क्या होता है इस तरह के सवालों को? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख दी जाती है। काइनेटिक एनर्जी के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते, पोटेंशियल के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते। क्लास लेक्चर, क्लास रूटीन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो में हम लोगों ने सेम क्वेश्चन कर रखा है, क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये चीज हम लोगों ने लास्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स में भी करी है कि न्यूक्लियस की रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वाली चीज भी हम इसी मेथड से क्लोजेस्ट अप्रोच से ही निकालते हैं। अगला क्या कह रहा है? वेव्स दैट कैन नॉट बी पोलराइज्ड आर। कौन सी वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेव के प्रोपगेशन के अलोंग डायरेक्शन में ऑसिलेशन सफर करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी पोलरॉइड कोई भी तरह का एक ट्रांसवर्स ऑसिलेशन को रोक पाना इम्पॉसिबल होता है। ट्रांसवर्स ऑसिलेशन नहीं होता तो किसी तरह की डायरेक्शन को प्रेफर करना इम्पॉसिबल। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो वो क्या एक्सपीरियंस नहीं कर सकता?
मान लीजिए कि आप एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहे हैं, जैसे आप इस तरह से रेडियल सिमेट्री में या स्फेरिकल सिमेट्री में डाइपोल रखें। तो जैसे ये स्फेरिकल सिमेट्री में डाइपोल रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये नेगेटिव है और मान लीजिए ये पॉजिटिव। तो ये तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट दिशा में और सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग आ गया तो तय हो गया कि टॉर्क नेट जीरो हो सकता है। हमेशा होगा गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि जीरो हो। लेकिन यहाँ पर फील्ड कम है, इस वजह से फोर्स कम है, यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, इस वजह से फोर्स ज्यादा है, तो टुवर्ड्स द चार्ज ये अट्रैक्ट होने लग जाएगा, मतलब फोर्स तो पक्का मिलेगी। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि टॉर्क जीरो मिल जाए। तो जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मे नॉट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नहीं करेगा तो हम कहेंगे ओनली अ टॉर्क मे नॉट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, फोर्स तो गारंटी के साथ करेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो केयरफुली पढ़ना है इसे। चलो अगला देखो, अगला प्रॉब्लम क्या है। 11 नंबर कह रहा है कि द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स इज ड्यू टू, क्यों बैंड स्ट्रक्चर हम लोग सोचा करते हैं, क्यों बैंड स्ट्रक्चर हम लोग मानते हैं कि कितने सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो भैया वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से होता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, एनर्जी लेवल लगातार फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वो अनसर्टेन है। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एक थिन लेंस है, जैसे ग्लास से बना रखा है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको पानी में किसी लिक्विड में सॉरी डाल दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है, उसकी फोकल लेंथ f1 हो जाती है। रेशियो बताना है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेई टाइप बनाने की कोशिश की गई है इसमें। मान लीजिए कि 1/f एयर लिखा है, तो एयर लिखोगे तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है, और या 1/r1 1/r2 जो भी लिखा होता है 1/r1 माइनस 1/r2 वो सब x मान लिया गया। इसी के बाद अगर हम इसको f मीडियम या लिक्विड में लिखने की कोशिश करें तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और भाई साहब का 1.42 है -1, और यहाँ पे बेटा x ही रहेगा। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, x x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास f मीडियम डिवाइडेड बाय f एयर बचेगा। सामने देखें क्या आ रहा है बेटा, मेरे हिसाब से ऊपर 1.5 में से 1 जाएगा, आधा बचेगा, यहाँ 1.5 माइनस 1.42 डिवाइडेड बाय 1.42 आने वाला है। इसे आप जंप करा करके ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो 1.42 रह जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 में से 1.42 जाएगा, तो मेरे हिसाब से बच रहा है 0.08 शायद, मेरे हिसाब से तो यही चीज दिख रही है, जवाब है हाँ 0.08 बच रहा है। तो 0.08 से जब आप इसको हटाओगे तो इसको भी हटा दोगे, तो हमारे पास 142 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 है, इसे काटो तो ये 7 और ये 1, तो 71/8 काटोगे तो लगभग क्लोजेस्ट टू 9 आ रहा है। 8 9 का 72 होता है, वो 71 है, तो 9 के क्लोजेस्ट हो गया, इसलिए आंसर 9 आ गया। फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टंगस्टन रिक्वायर्स अ लाइट ऑफ 2300 एंगस्ट्रॉम, if light of 1800 angstrom wavelength is incident then emission will take place, गारंटी के साथ, क्योंकि वेवलेंथ तो कम हो रही है ना। ये दिया हुआ है बेटा आपको थ्रेशोल्ड कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर आपको 2300 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो नहीं निकलेगा, इससे कम होगी वेवलेंथ तो जरूर निकलेगा, तो हम कहेंगे will take place, ए ऑप्शन करेक्ट। 40 नंबर देखो क्या कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस है जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है, The electric potential is found to be 5 volt throughout. तो पूरे में उस रीजन में 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। The magnitude of electric field in this region is simply 0. क्योंकि अगर आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, पूरे रीजन में पोटेंशियल 5 वोल्ट का है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल बी बाय डेल आर, जिसकी वजह से ये 0 ही आना है क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, डेरिवेटिव तो अपने आप 0 हो जाएगा। अगला देखो बेटा सवाल क्या कह रहा है IDSE में intensity at a point where the path difference is lambda by 6, यानी डेल्टा x की वैल्यू उसने आपको दे दी बेटा lambda by 6 is I, ये I है। If I naught denotes the maximum intensity, I naught maximum intensity, then I upon I naught is equal to, अभी हमारी इंटेंसिटी I है,
और मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा आई नॉट होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो क्या कर सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है, बड़ा टल्लू सी चीज है। अगर आप आई मैक्स की बातें करते हैं तो आई मैक्स का मतलब इन्होंने दे रखा है आई नॉट, और हम जानते हैं कि अगर इसको इरेज कर ले, पहले थोड़ा स्पेस बना ले तो आपको समझाने के लिए काफी हो जाएगा। अब ठीक है, थोड़ा सी सफाई हो गई है, जगह है काफी हमारे पास। देखो बेटा, इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर आओ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा होता है 2I नॉट 1 प्लस कॉस फाई। ठीक है, मेरी बात जवाब है हाँ। अब ध्यान देना इस बात का कि जब भी कभी हम आई मैक्स लिखा करते हैं तो आई मैक्स का मतलब होता है कि कॉस फाई की वैल्यू 1 है, जिसकी वजह से ये 4I नॉट बन जाता है। और इसी चीज को हमारे सवाल में आई नॉट बोल रखा है की वैल्यू, यानी जिसे हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 4I नॉट बोलते थे उसे ये लोग आई नॉट बोल रहे हैं। तो क्यों ना हम आई नॉट की जगह 4I नॉट लिख लें। जवाब है हाँ, 4I नॉट के साथ रेशियो निकाल लें। अब वो कह रहा है कि कोई इंटेंसिटी आई है जिसके करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 6 है। तो हम ये भी तो जानते हैं कि फेज डिफरेंस का मतलब होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो जो बेटा हमारा फेज डिफरेंस आ रहा है वो है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6। ये आया फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई बेटा पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री और cos 60 का मतलब हो गया बेटा हमारा 1/2। तो जो हमारी इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी बन रही है 2I नॉट 1 प्लस cos पाई की जगह cos पाई बाई 3 60 डिग्री यानी 1/2, 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। तो 2I नॉट इंटू 3/2 कैंसिल होता है, तो हमारे पास आंसर आता है 3I नॉट। ये हमारी इंटेंसिटी कह रहा है कि जो हमारी इंटेंसिटी है उसे ऊपर रखा जाए और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसे नीचे रखा जाए। इन दोनों का क्या रेशियो होगा। जो हमारी इंटेंसिटी है बेटा वो 3I नॉट है और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है बेटा वो 4I नॉट है। टिच किया हूं 3:4 आंसर। ठीक, आप देखें 3:4 आंसर आ रहा है। जवाब है हाँ आ रहा है डी ऑप्शन। भाई मैंने कहा दिख नहीं रहा है यार, सबसे नीचे छुपा बैठा था। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा बुद्धू बनाया गया है, इतना सा ही बुद्धू बनाया गया है इस सवाल में कि जिसे आप 4I नॉट लिखते हैं उसे इन्होंने I नॉट लिख दिया। तो सवाल में कंफ्यूजन भी पैदा होता है। दूसरा ये भी कि आंसर कैसे निकलेगा, अगर आप वैल्यूज को नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। I नॉट का आंसर नहीं निकालना था, मैक्सिमा का आंसर निकालना था, मैक्सिमा से रेशियो निकालना। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो देखो अगला बड़ा सीधा सवाल। असर्शन कह रहा है कि एक ZXA करके एक न्यूक्लियस है, वो 2 अल्फा 2 बीटा माइनस और 2 गामा डिके होते हैं उसमें, और डॉटर जो प्रोड्यूस होती है वो Z-2Y A-B होता है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है रीजन इन अल्फा डिके मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। बिल्कुल परफेक्ट बात है रीजन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बीटा डिके मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी परफेक्ट है, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ये भी ठीक बात है। मतलब रीजन तो पक्का पक्का ट्रू है। अब असर्शन ठीक है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि ZXA हमारे पास है, इसमें से 2 अल्फा निकले यानी X से बन गया Y। क्या Y ही फाइनल प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो इसको P लिख लेते हैं। और इससे हो गया 2 अल्फा निकाल रहे हो तो Z-4 बचा और A-8 हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बीटा पार्टिकल निकालो, सॉरी 2 बीटा पार्टिकल निकालो। 2 बीटा निकलेंगे तो बन जाएगा बेटा Q बनेगा, ये बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा Z-2, ये रहेगा बेटा A-8। फिर ये कह रहा है कि इससे 2 गामा निकालो, और गामा का मतलब ना तो इसमें से Z चेंज होना है ना तो इसमें से A चेंज होना है, बस इसका ग्राउंड स्टेट आ जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो हमने चेक किया असर्शन को वो रीजन के एक्सप्लेनेशन से ही चेक किया। इसका मतलब A भी ट्रू है, R भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा भैया है हमारा, बोथ A are true and correct explanation of A, करेक्ट। चलो भैया आगे देखो, अगला देखो बच्चा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है रिडक्शन फैक्टर K ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ध्यान दें, एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैंने गलती से क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पर,
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नॉट इन सिलेबस है, तो आप इसे स्किप करें, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं किया है, तो इस वजह से टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अभी एक्सप्लेन करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना। तो समझाना ही पड़ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, पेपर लगा रहे हैं तो नीड नहीं है उसको करने की। सेक्शन बी पे आते हैं बेटा, जो इम्पोर्टेंट जो करना है वही करना है, अब इसके आगे टेढ़ी मेढ़ी चीजें नहीं करनी है। चलो सेक्शन बी आ गया भाई, सेक्शन बी को जरा नीचे लेके आते हैं। सेक्शन बी को बहुत गौर से देखें, सेक्शन बी क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स व्हिच हैव टू बी एडेड टू द इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर टू प्रोड्यूस एन एन टाइप सेमीकंडक्टर of conductivity इतने ohms per centimeter, given that the mobility of electron in n-type germanium is इतना सेंटीमीटर क्यूब पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। neglect the contribution of holes conductivity। क्या बातें बोली गई हैं, बहुत गौर से समझना। determine the number density of donor atoms which have to be added to an intrinsic germanium semiconductor to produce donor क्या एक्सेप्टर एटम होना चाहिए यहाँ पर। एक्सेप्टर क्या, डोनर ही सही था, डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है। और कंडक्टिविटी इतनी लानी, और ये भी बताया गया है कि मोबिलिटी जो है वो इतनी। तो अगर आपको मोबिलिटी वगैरह के फॉर्मूला याद है तो कुछ याद रखना चाहिए। देखो भाई छोटी छोटी चीजें याद करो तो आपको याद आएगा। जो रेजिस्टेंस है वो होती है L बाय सिग्मा A, ये रेजिस्टेंस होता है। और अगर सिग्मा को देखोगे जो कंडक्टिविटी कहलाती है, तो ये कहलाती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एरिया, म्यू एन ई इनटू ए, ये रहेगा आपका। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और आपके पास आंसर देखें। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की दे रखी है, जवाब है हाँ। कंडक्टिविटी दे रखी है, जवाब है हाँ, कंडक्टिविटी दे रखी है। अगर कंडक्टिविटी दी है और मोबिलिटी दी है, वैसे तो एरिया की जरूरत नहीं पड़ती, पर यूनिट एरिया ही निकालोगे तो उसे मोबिलिटी बोला जाएगा। ध्यान रखें मोबिलिटी क्या चीज होती है वो बता देते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी रहती है, ठीक। म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, ऐसे करके हमारे पास कंडक्टिविटी आती है, ये रहती है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक। अब जो ये कंडक्टिविटी आई उसमें इसे आप हटा दें, क्योंकि ये कह रहा है निगलेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ होल्स, तो होल्स को हटा दें। आपको पता है कि म्यू ई कितना है, आपको पता है सिग्मा कितना है, आपको निकालना है एन ई आपके लिए आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई चमत्कार नहीं है, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। आप जानते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है बेटा किस पर, डिपेंड करता है r बाय z पर, सॉरी डिपेंड करता है n बाय z पर, ऐसे z बाय n पर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो रेडियस बेटा डिपेंड करती है n स्क्वायर बाय z, इस तरह से रेडियस डिपेंड करती है, ठीक। तो वेलोसिटी ऐसे डिपेंड करती है। मैंने डिपेंडेंसी तो आपको बता दी, पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c/137 * z/n। अब ध्यान दें वेलोसिटी की वैल्यू है c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, z की वैल्यू 2 है क्योंकि हीलियम की बात कर रहा है, और n की वैल्यू 3 है क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो आप चुपचाप से यहाँ लिखिए 3 × 10⁸ × 2/3 × 137, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी। ये बेसिक फॉर्मूला है, बोर मॉडल का सवाल है और लल्लू सवाल है, आराम से आंसर आएगा। अच्छा देखिए वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का सवाल बना रहे हैं, अगला थर्मोडायनेमिक्स का है। यूज द फॉर्मूला λm × t = 0.29 सेंटीमीटर केल्विन to obtain the characteristic temperature ranges for different parts of the electromagnetic spectrum. What do the numbers that you will obtain tell you? कोई लॉजिक नहीं है इस सवाल को करने का,
ये एक ज़माने का क्वेश्चन डाला हुआ है, इस तरह का सवाल आया तो आपको छोड़ना होता है। बेसिकली क्या है कि ये जो बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ है 11th में हम लोग इसको ठीक से पढ़ते नहीं, बस इतनी सी बात है। आपको याद होगा ई लैम्डा और डी लैम्डा, और लैम्डा का ग्राफ होता था इस तरह से, यहाँ पर कुछ ना कुछ शायद लैम्डा एम आया करता था, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हुआ करती थी, ये किसी टेम्परेचर टी पर होता था, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे ये पी पीछे चला जाता था। और वीन्स लॉ कहता था कि टेम्परेचर इनटू लैम्डा एम की जो वैल्यू है ये बेटा कांस्टेंट है। ठीक, अब ये जो सवाल है ये प्योर एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का मतलब आपसे खूब सारी कैलकुलेशन कराने वाला है। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि आपसे कहेगा रेडियो से लेकर के आप गामा रेस तक की बातें कर लीजिए। रेडियो के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, गामा के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप रेडियो वेव की वेवलेंथ डालें, टेम्परेचर निकल आएगा। गामा की वेवलेंथ डालें, टेम्परेचर निकल आएगा। विजिबल की वेवलेंथ डालें, टेम्परेचर निकल आएगा। एक्सरे की टेम्परेचर डालें, वेवलेंथ डालें, टेम्परेचर निकल आएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का कितना टेम्परेचर होने पर वो एक्सरे निकालेगी, कितना टेम्परेचर होने पर वो विजिबल लाइट निकालेगी, कितना टेम्परेचर होने पर वो इंफ्रारेड निकालेगी, कितना टेम्परेचर होने पर वो रेडियो वेव्स निकालेगी या अल्ट्रावायलेट निकालेगी। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको मालूम चलेंगे इस फॉर्मूला से कि किस टेम्परेचर पर कौन सी बॉडी कौन सा रेडिएशन निकालती है। तो आपको आइडिया लगेगा कि रूम टेम्परेचर पे जो बॉडीज हमारे पास होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर हमें किसी तरह से लाइट नहीं निकाल के दे सकती, इंफ्रारेड रेडिएशन देती। क्लियर है मेरी बात? अगला देखो, कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है, जरा ये बता दो। मैक्सवेल थ्योरी है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैक्सवेल की थ्योरी है कि जब भी कभी चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि आपके पास एक चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव, और ये ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो जरा इस स्पेस पर देखो, इस स्पेस के पॉइंट पर देखो। जब चार्ज यहाँ है तो दूरी अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। यहाँ है तो दूरी बदली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदली। यहाँ है तो दूरी बदली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदली। तो स्पेस के पॉइंट्स पर लगातार चार्ज के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती रहेगी। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। लॉजिकली करेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम ऑफ फंक्शन है तो ये बी फील्ड को जनरेट करेगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। क्योंकि हम इसे एसएचएम करा रहे हैं तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली समथिंग बाय नॉट साइन ओमेगा टी का फंक्शन, यानी कि साइनसोइडल फंक्शन। अगर इसका टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो टाइम डेरिवेटिव कॉस में आ जाएगा। इसका मतलब टाइम डेरिवेटिव बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड खुद कॉस का फंक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड कॉस का फंक्शन यानी वो भी कांस्टेंट नहीं बदल रही। और फैराडे लॉ कहता है कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को जनरेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक को जनरेट कर रही है। और यही तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने का। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। ये दोनों क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें बहुत डिटेल में जाओगे तो सवाल में अटकोगे। इस सवाल को इस चैप्टर के कोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो बात बनेगी। अगला देखो, व्हाट आर होल्स, गिव देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी कभी सिलिकॉन के क्रिस्टल्स में 4-4 बॉन्ड्स बने होते थे, और एक भी बॉन्ड अगर टूट जाए थर्मल एगिटेशन की वजह से, तो सिलिकॉन के पास वहां पर वैलेंसी हो जाती है। वैलेंसी क्या लेना चाहिए, या सेमीकंडक्टर के भाषा में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टेट्राहेड्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड अभी नहीं बना है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर निकल गया तो कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, सिलिकॉन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि किसी तरह के मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक पाथ मिलेगा इसे अचीव करने के लिए। तो इस वैकेंसी को हम इलेक्ट्रॉन के मोशन से ना समझाकर इसको कह देते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो मतलब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हो तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका जो मास होता है
वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। अब बात यह है कि जब भी कोई पार्टिकल ही नहीं है तो मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कैसे अज्यूम कर लिया? इसलिए अज्यूम कर लिया कि जो होल की मोबिलिटी रहती है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से हमेशा कम होती है। कारण यह है कि सेमीकंडक्टर में होल्स वैलेंस बैंड में दौड़ते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है, रेजिस्टेंस बहुत होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में दौड़ते हैं, वहां ट्रैफिक नहीं होता है, तो मोबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मोबिलिटी होल की कम मिलती है, तो ऐसा समझा देते हैं हम लोग कि होल एक्चुअली भारी थे, जो इफेक्टिव मास है वो उनका ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। दो प्रॉपर्टीज लिख के आएंगे, होल का ओरिजिन लिख कर आएंगे, नंबर को ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Is it possible to create electric field in which all the lines of forces are parallel lines and whose density increases gradually in the direction perpendicular to the lines of force as shown in figure? ऊपर की तरफ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट नहीं मतलब पैरेलल होनी चाहिए, पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो जवाब है हाँ, इस तरह की चीज को किया तो जरूर जा सकता है, बट कैसे करेंगे उस पर बहुत कमेंट नहीं करते हैं। लेट्स से एक इनफाइनाइट शीट है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और ऊपर जाते जाते चार्ज डेंसिटी सिर्फ y के फंक्शन पर बदल रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पास पास है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो दिस वे वी कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इनफाइनाइट शीट का एग्जांपल लेके इसे समझाया जा सकता है। चलो अगला देखो बेटा क्या कह रहा है। स्टेट आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड सिंबल यूज्ड, और उसके बाद ये जो ग्राफ बना है इसके ड्रामे के बारे में भी समझाइए। आइंस्टीन्स इक्वेशन ये कहती है कि एच न्यू एनर्जी अगर हम किसी फोटोन की डालें और हमारे पास कुछ वर्क फंक्शन मेटल का है, तो इसके बाद आप जो हमारी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है वो थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा है, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहता है कि अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से थोड़ी भी ज्यादा है तो जितनी फोटोन की एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन मेटल कितना चाहता है एनर्जी, कितना पोटेंशियल बैरियर है सरफेस का, सरफेस पोटेंशियल बैरियर, वो खर्च करने के बाद जितनी एनर्जी बचेगी वो सारी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। इस तरह की एनर्जी का मतलब ये है। आप न्यू का मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, एच का मतलब लिख लीजिए प्लैंक कांस्टेंट। ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने, दिस इज नथिंग बट वर्क फंक्शन, और ये तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिख ही रही है इलेक्ट्रॉन की। फिर ये क्या कह रहा है, light of frequency nu is incident on photosensitive surface. A graph of a square of maximum speed of electrons versus nu is obtained using photoelectric equation. Obtain the expression for Planck constant फलाना फलाना फलाना। देखो गौर से जरा काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करो तो क्या लिख रहे हो? लिख रहे हो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इसको देखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। 2 को ऊपर m को नीचे भेजो, 2 को ऊपर m को नीचे भेजने पर आपको लगेगा कि आप वी मैक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, 2h न्यू माइनस 2 फाई लिख रहे हैं, और दोनों के नीचे बेटा m आ रहा है। हाँ जरूर आ रहा है। अब अगर हम देखें इस ग्राफ की जो बेटा स्लोप होगी, इस ग्राफ की स्लोप का मतलब होगा 2h/m, ये स्लोप है बेटा, ठीक है मेरी बात। तो इस ग्राफ की अगर हम यहां से थीटा से बेटा tan थीटा का मतलब स्लोप, तो यानी 2h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा इंटू m/2, ये हमने निकाल लिया प्लैंक कांस्टेंट इस इक्वेशन से। आसान है, जवाब है। अगला देखिए बेटा क्या कह रहा है। अगली कहानी ये है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, उसमें कुछ सीरीज ऑफ डीके होते हैं, अल्फा बीटा अल्फा गामा, और कह रहा है कि A4 जो है वो 17269 है। तो A4 जो बनकर आ रहा है वो 172 एंड सॉरी 69 नीचे और 172 ऊपर। आप देखें यहाँ पर गामा डीके हुआ, गामा डीके होने का मतलब कोई चेंज नहीं आया, ये 69 ही है और ये 72 ही है। इससे पहले एक अल्फा डीके हुआ था, अल्फा डीके होने का मतलब पक्का हमारे पास 2 की कमी आई होगी और हमारे पास 4 की कमी आई होगी, तो 2 ऐड करते 4 ऐड करते। फिर एक बीटा निकला था, ए है हमारे पास, A2 से A1, बीटा निकलने का मतलब हमारा मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया होगा,
लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया होगा तो बढ़ने का मतलब पीछे जाते हुए घटा देंगे, जो प्रोसेस आगे करते हुए जोड़ रहे थे वो यहाँ पर घटाते चले जाएंगे। यहाँ से फिर अल्फा निकला था, यानी नीचे 72 रहा होगा, ऊपर 180 रहा होगा। खेल खत्म, 72 180 इज द आंसर। क्लियर है मेरी बात? सेक्शन बी यहाँ पर कवर होता है, खत्म होता है। सेक्शन सी पर आएंगे, फिर डी और फिर ई, इस तरह से हमारा काम खत्म होगा। तो चलिए सेक्शन सी को बहुत बहुत देखते हैं। हम आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए 3 मार्क्स क्वेश्चन दिए, 26 नंबर पे काम शुरू करते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट पे है, उसे एक्साइट किया गया है किसी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली इतना दिया गया, 975 एंगस्ट्रॉम दिया गया। कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस आर पॉसिबल इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, कितनी डिफरेंट लाइंस पॉसिबल हैं इस रेडिएशन की वजह से। इस तरह के सवाल में बेसिकली पूछने का एजेंडा ये है कि आपके पास लेट्स से ग्राउंड स्टेट है, और फिर ये फर्स्ट स्टेट है, फिर ये सेकेंड स्टेट है, फिर ये थर्ड एक्साइटेड है, एंड सो ऑन, जितने भी हो। इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड पे है, इस पर कोई रेडिएशन गिरता है, ये इसे एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए कि फोर्थ स्टेट पे हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया। अब फोर्थ स्टेट पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, तो 3 लाइंस तो यही मिली। इलेक्ट्रॉन एक और काम कर सकता है, यहाँ से 2 जंप मारे, फिर यहाँ आए, ये दोनों तो कॉमन हो गए, इसे काउंट करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा लाइन मिली। अच्छा, यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये कॉमन हो गई इसके जैसी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लाइन मिली। या तो जंप करके सीधा यहाँ आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें मिली। इस तरह से हम जब ये वापस ट्रांजिशन करके ग्राउंड में आएगा तो कितनी रेडिएशन एमिट करेगा, ये बात कर सकते हैं। और इसी तरह की बात पूछी गई। तो सबसे पहले तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किसी ग्राउंड स्टेट से इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्चुअली जाने कहाँ वाला है। तो हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन में जो सबसे छोटा वाला आदमी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ग्राउंड स्टेट, फिर वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट एक्साइटेड, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड एक्साइटेड, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड एक्साइटेड, और इस तरह से सो ऑन आगे चलता रहता है। जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बना लेंगे, पहले देख लेते हैं। ये पता कर लें भाई साहब की एनर्जी कितनी है। एनर्जी के लिए हमारे पास होता है Hc by lambda is nothing but your energy। Hc की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे 975 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, आप इसे काटोगे तो एग्जैक्ट 12 तो नहीं आएगा, लेकिन 12 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली ये आया करता है। ये क्वेश्चन एक रफ आइडिया का है, एग्जैक्ट वैल्यूज पर क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो नियर अबाउट इंटीजर मैच करें वहां बातें करें। ग्राउंड स्टेट को आप बेटा देखें और सेकंड एक्साइटेड स्टेट को आप देखें। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो 13.6 माइनस 1.5, तो मिला जुला कर ये 13.6 के बाद 1.5 घटाओगे तो 12.1 समथिंग व्हाटएवर बनने वाला है। तो आपको ऐसा दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये 12 के आसपास की एनर्जी जो हमारे फोटोन की है वो इतनी है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। अब यहाँ जाने के बाद जब वो वापस आएगा तो आने के उसके कई रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता है 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 ट्रांजिशन सीरीज हो गई। एक है कि वो डायरेक्ट आ जाए, तीसरी हो गई। इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। तो कितने ट्रांजिशन सीरीज दिखा सकता है बेटा? हमारे पास 3 ट्रांजिशन सीरीज नजर आ सकती हैं, और यही हमारा एक सुंदर आंसर है। कितना आसान सवाल, समझने की बात है सवाल। चलो अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग्स्ट देम, यू मे assume the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो चलो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। इस ट्रांजिशन में अगर आप देखो कोई वेवलेंथ निकलेगी, इस ट्रांजिशन में कोई वेवलेंथ निकलेगी, इस ट्रांजिशन में कोई वेवलेंथ निकलेगी। हम जानते हैं
एनर्जी ऑफ फोटोन जो एमिट की जाएगी वो होगी hc अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू होगी hc अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। ध्यान रखें फोटोन की एनर्जी जो होती है वो दोनों ट्रांजिशन सीरीज के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन के, और इसी चीज को हम ऐसा कह सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांजिशन स्टेट्स के एनर्जी के डिफरेंस के। यहां से बात पकड़नी। अब ध्यान दीजिए, इसमें तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 12.1 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। अब देखें एनर्जी का डिफरेंस कितना ज्यादा है। अब बात बची इसकी और इस ट्रांजिशन की। यहां 10 के आसपास का डिफरेंस है और यहां 2 के आसपास का डिफरेंस है। तो ये जो है ये मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ का है। तो जो भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, जो केस दिया गया, इनमें लैम्डा मैक्स जो है वो करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 2। थर्ड स्टेट से सेकेंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो गिवन ट्रांजिशन सीरीज में सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे छोटी एनर्जी किसकी होगी। कितना आसान सवाल है। बोर मॉडल के सवाल आते हैं वैसे ही आसान हो जाते हैं। चलो अगला देखो। कह रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पूरे अपरेटस को इमर्स कर दिया गया एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और स्लिट का सेपरेशन भी बेटा दिया गया और साथ में दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज इतना, वेवलेंथ भी दे रखा है और कह रहा है फ्रिंज विड्थ पता करो। तो फ्रिंज विड्थ जब तुम पता करते हो तो तुरंत लिखते हो बेटा बीटा, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा डी बाय डी। लेकिन लैम्डा की बड़ी परेशानी है, मैं जरा लैम्डा को ठीक से लिख लूं, डी अपॉन डी इंटू लैम्डा इन मीडियम, क्योंकि जो हमारी फ्रिंज विड्थ बन रही है वो किसी लिक्विड के अंदर बन रही, एयर में तो बन रही नहीं रही, और जो वेवलेंथ हमें क्वेश्चन में दी होती है वो किसी मीडियम की वेवलेंथ नहीं है, किसी मीडियम में रेडिएशन की वेवलेंथ नहीं है, वो वैक्यूम की वेवलेंथ है। अच्छा, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वेवलेंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि d बाय डी इंटू गिवन लैम्डा अपॉन 1.33, ये बेटा हमारे लिए हो गया बीटा। अब बीटा की वैल्यू को अगर तुम देखोगे तो कैपिटल D इज 1.33 मीटर्स, स्मॉल d इज 1 मिलीमीटर यानी 10 टू पावर -3 मीटर्स, लैम्डा 6300 एंगस्ट्रॉम यानी 6300 इंटू 10 रेज़ टू -10 मीटर्स, फिर ये 1.33, जो भी आंसर आया वो मीटर में आया। हमने मीटर में फ्रिंज विड्थ निकाली, ध्यान रखें एसआई में काम किया हमने, ये बीटा आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, one of the slits of apparatus is covered by a thin glass sheet of refractive index 1.33, यानी कि स्लिट के सामने एक ग्लास की स्लैब रख दी गई है जिसकी थिकनेस कुछ है t, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। कह रहा है कि उस शीट की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट थिकनेस क्या होगी कि एडजेसेंट मिनिमा को एक्सिस पर ले आए। एक्सिस पर लाने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये दो स्लिट्स हैं तो स्लिट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली एक्सिस है, यहाँ पर एडजेसेंट मिनिमा आ जाए, फर्स्ट मिनिमा यहाँ पर आ जाए, यानी मिनिमा और मैक्सिमा की जो पोजीशंस हैं वो बेसिकली इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज होने के लिए मुझे इतना पता है कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए मिनिमा पाने के लिए वो एक्चुअली λ/2 होना चाहिए, और t थिकनेस का जब स्लैब रख देते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की जगह पर जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू टी। तो थिकनेस की जो वैल्यू है वो बन गई λ/2 इंटू 1/t μ-1। पर अब इस म्यू में भी म्यू की बात आ गई। इस म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब जो हमने रखी, ये फॉर्मूला हमने किया है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तब यूज होता जब यहां पर एयर होती, पर फिलहाल तो हमने इसे कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डाल रखा है। तो इस म्यू का मतलब है कि म्यू ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज 1.55 डिवाइडेड बाय 1.33,
तो भैया थिकनेस की वैल्यू क्या आ गई? थिकनेस की वैल्यू आई λ/2 इंटू 1/1.55 नहीं है भाई, ये 1.53 है, माय फॉल्ट, 1.53। तो 1.53 डिवाइडेड बाय 1.33 -1, और लैम्डा तो दे ही रखा है तो लैम्डा की वैल्यू को 6300 एंगस्ट्रॉम लिखिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.33 लिख लीजिए, और यहां पर आ गया 0.20। ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ रहा है थिकनेस का। इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, जिसमें भी आपका मन है उसमें आप इसे कन्वर्ट करिए, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल बचा हुआ है, ये आपका हिस्सा है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो काम करो, ऐसा 28 नंबर में 2 में से एक ही सवाल लगाएंगे। ये क्लास रूटीन का क्वेश्चन है, तो मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, हमें कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में ये करवाया हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास रूटीन, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका ये जो ऊपर का क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि और का ऑप्शन है इसलिए मैंने कराया भी हुआ है। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग बता रहे हैं, पर सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट से कर रहा है, वेरिएबल रेट से कर रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी। फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि अगर इंक्रीमेंट का रेट ना बताया हो तो हम उसे सबसे स्टैंडर्ड तरीके से कांस्टेंट रेट का मतलब होता है लीनियर वेरिएशन मान सकते हैं। ठीक, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, पहले थोड़ी जगह बना ले, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। अब देखो ये रहा बेटा हमारा फ्लक्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। ये है करंट, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। करंट के बढ़ने का रेट अगर लीनियर है तो फिर फ्लक्स का भी रेट लीनियर है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह से। करंट के जीरो होने पर फ्लक्स नहीं होगा, और करंट के लीनियरली बढ़ते रहने से लगातार हमारा फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ललो सवाल आगे देखो क्या कह रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस di/dt। हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है -L di/dt। कुछ बच्चे सोचेंगे जब ईएमआई पढ़ाया था तो इस माइनस का इस्तेमाल बहुत कम किया था। माइनस एक्चुअली ये बता रहा होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, वो करंट की डायरेक्शन को सेटल करने के लिए। लेकिन हम इसे डायरेक्शन अगर लिख पाए, अपने मन से बना पाए, निकाल पाए, तब तो हम इस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। फिर ग्राफ प्लॉट करते समय माइनस और प्लस साइन से स्लोप का साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्राफ नीचे बनना चाहिए वो ऊपर जा सकता है। इस वजह से मैथमेटिकल प्रोसेस में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो माइनस साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। ग्राफ बेटा आपसे पूछा गया है इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ और di/dt का, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये जैसे जैसे बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा। तो हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो di/dt के साथ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शन में है और नेगेटिव साइन के साथ। आप देखें ये हिस्सा जो है हमारा x है, ये -m है, इंटरसेप्ट 0 है, और सामने बेटा y लिखा है। di/dt का ग्राफ ऐसे बनेगा। कह रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस द करंट। करंट के साथ ग्राफ बनाना है। मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में जब स्टोर होती है तो हम उस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो लिखा करते हैं बेटा 12Li²। अरे ये तो पैराबोला है और ये तो पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है। तो इफ यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक वर्सेस करंट, तो इट मस्ट बी अ वेरी क्यूट पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, जो बिल्कुल अच्छी तरह से सेंटर से पास होगा और सेंटर पर ओरिजिन पर उसका वर्टेक्स होगा। तो इस तरह से हमारे 3 ग्राफ बनते हैं। आप देखें 3 नंबर का सवाल है, 3 नल्लू ग्राफ बनाने, जिसकी कोई बहुत खास लॉजिक भी नहीं है सवालों का। तो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। चलो थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर लें इन सबको, क्योंकि आजू बाजू में जगह बनेगी तभी तो सॉल्व करेंगे। चलो इसे भी हटा लेते हैं।
चलो, आइडेंटिफाई द वेव्स which are produced by the following way and write one application for each. किनका एप्लीकेशन लिखना है गौर से देखो। कह रहा है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव डिके से बेटा गामा रेडिएशंस जनरेट होते हैं और गामा रेडिएशंस का बेटा मेडिकल पर्पस में यूज है। और मेडिकल पर्पस में क्या यूज है, हम जो रेडियोथेरेपी करते हैं कैंसर पेशेंट्स की, उसमें गामा रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। रैपिड एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। एरियल्स का मतलब वो एंटेनास जो रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन से बेटा रेडियो वेव्स बनाई जाती हैं। और रेडियो वेव्स जो हैं वो रेडियो सिग्नल्स यानी टीवी वगैरह के सिग्नल्स भेजने में इस्तेमाल होते हैं। हमारा फोन का सिग्नल भी रेडियो वेव से ही आता है। तीसरी चीज पूछी गई है बम्बार्डमेंट मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग एक्सरे वाले चैप्टर में सीखे हैं कि एक्सरेस बनती हैं जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके मेटल्स के ऊपर हम लोग बम्बार्ड कराते हैं। मेडिकल यूज है, हड्डियां टूट जाती हैं तो कहां से ब्रेकेज है वो पता करने का काम, डिटेक्ट करने का काम एक्सरे का होता है। डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट तरह के रेडिएशंस को इस्तेमाल करने के, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनकी यूजेज हम लोग किया करते हैं। देखो क्या कह रहा है, अगले सवाल की तरफ आओ, इसे इग्नोर करो। ठीक, अगला सवाल बेटा आपसे कह रहा है कि हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड। किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसमें आप चाहें तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट शो कर सकते हैं। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट शो करने का क्या मतलब है? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट शो करने का मतलब है कि हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट करके माइक्रोवेव बनाई थी वो माइक्रोवेव्स बनाने का प्रोसेस आप लिख सकते हैं। मतलब ये कि आप एक बढ़िया सा कैपेसिटर लीजिए, सामने आप एक इंडक्टर लीजिए और ये कर लीजिए, इधर प्लस क्यू चार्ज इधर माइनस चार्ज रखिए, ये कैपेसिटर C इंडक्टर L और बाद में से जोड़ लीजिए और इससे होगा बेटा LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस हालांकि कोर्स में नहीं है, ना CBSE ना ISC किसी कोर्स में नहीं है, इस वजह से इसे बहुत ज्यादा डील करते नहीं, इसे डिटेल में नहीं पढ़ते। लेकिन इससे होगा ये कि चार्ज लगातार घूमता रहेगा और चार्ज लगातार घूमेगा तो चार्ज ऑसिलेट करेगा और जब भी चार्ज ऑसिलेट करेगा तो ये निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैक्सवेल थ्योरी कहती है और एक्सपेरिमेंट्स भी बताते हैं। तो चार्ज को ऑसिलेट कराकर, एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट कराकर, सेकंड पार्ट देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसीज को घटा बढ़ाकर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट किए जा सकते हैं। कह रहा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल कर रहा है z एक्सिस के अलोंग, वो भी पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग। तो बताओ इसकी इक्वेशन वगैरह कैसी होंगी। मैं बोल देता हूं बेटा कि मान लो कि ये z एक्सिस है, सामने वाली बेटा x एक्सिस है, ऊपर वाली बेटा ये ऊपर वाली मान लो कि x एक्सिस है टिंग टिंग, और ये बेटा y एक्सिस है। वेव जा रही है z एक्सिस में। वेव अगर बेटा z एक्सिस में जा रही है इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से ऑसिलेट हो रही है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं x z प्लेन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 100% ऐसे ऑसिलेट होगी। ये हो गया yz प्लेन, yz प्लेन में ऑसिलेट होगी। और वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो z डायरेक्शन में इस तरह होगा। वेव प्रोपगेशन यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को बताता है। ये बेटा E0 है, ये बेटा B0 है। मेरे हिसाब से अब कोई चमत्कार नहीं बचा बताने के लिए। इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे E0 I कैप। I कैप क्यों लिख रहे हैं? कारण ये है कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है। साइन या कॉस किसी का भी फंक्शन बनाइए, ओमेगा t लिखिए प्लस के जेड लिखिए। सर के एक्स होता था? नहीं, के एक्स तब होता था जब वेव एक्स डायरेक्शन में जाती थी। फिलहाल तो हमारी जो वेव है ये जेड डायरेक्शन में जा रही है तो अंदर जेड। सर ओमेगा टी माइनस होता था? नहीं, ये कह रहा है कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में वेव जा रही है, इसका मतलब अंदर दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं टी का भी और जेड का भी वो दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लगा लिया। इसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे B0
और फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप जे कैप का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपने फेज ले रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम फेज आप लेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में हम करके आए हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा सेम फेज में रहा करती हैं। तो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, वेव की इक्वेशन लिखने का तरीका मिलेगा, तुम्हें सीख के आए हैं, इस्तेमाल करेंगे, सवाल का जवाब हो जाएगा। 3 नंबर पक्के। कह रहा है कि जो काय लिखा हुआ है एक सिंबल, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का है किसी मटेरियल के लिए। कह रहा है कि मटेरियल के बारे में पता करो। ये जो काय है ये -1 से 0 के बीच में, काय की निगेटिव वैल्यू होने का मतलब ये है कि आप ये मानकर चलें कि ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि काय जो है इसका मतलब होता है I/H, कितना फील्ड इंड्यूस हुआ, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, अपॉन कितनी फील्ड अप्लाई की थी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस हो तो राइट में आपने फील्ड लगाई और लेफ्ट में फील्ड इंड्यूस हुई, तो ये जो रेशियो है ये एक्चुअली नेगेटिव आएगा। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला मटेरियल लिखा है ये तो डाया है। तो डाया की बात खत्म हो गई। फिर ये कह रहा है कि जो काय है वो काय 0 से तो पक्का पक्का बड़ा है, लेकिन किसी एप्सिलॉन स्मॉल पॉजिटिव नंबर के बराबर है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। अगर फेरो होता तो फेरोमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू लार्ज हुआ करती है, यही डिफरेंस है। नेगेटिव है तो डाया है, पॉजिटिव है तो फेरो या पैरा दोनों हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव काई है पर छोटी वैल्यू है तो वो पैरा है, अगर पॉजिटिव है पर लार्ज वैल्यू है तो वो फेरो। ये बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ एक बढ़िया सा फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से इसमें 3 नंबर फ्री के आपको मिल जाते हैं, खेल खत्म हो जाता है। आगे देखिए बेटा क्या कहना है। रिलेटिव परमेबिलिटीज के बारे में बोल रहा है। राइट द रेंज ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटीज। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है 1 प्लस काय। तो एक बात तो तय हो गई कि अगर डाया के लिए बातें हो रही हैं एप्सिलॉन आर की, 1 प्लस काय की जगह 1 माइनस काय हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली डाया का काय नेगेटिव है और इसकी वैल्यू 1 से तो छोटी ही है, तो एप्सिलॉन आर जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा डाया के लिए, क्योंकि आपने अभी रेंज देखी कि काय की वैल्यू 0 से लेके -1 के बीच में, -1 के बीच का मतलब इनके बीच में वैल्यू लाई कर रही है। तो ये वैल्यू -1 में साइन लगा ही दिया, ये वैल्यू 1 से छोटी है काई डाया के लिए, 1 में से 1 से छोटा घटाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, बेसिकली लेस देन 1। एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा हमारे पैरा के लिए, और एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा हमारे फेरो के लिए। काम खत्म, पैसा आ जाओ, इधर हटा देते हैं इसे। ये हो गया। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन दीस मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात हम डाया सब्सटेंस की बातें करते हैं। अगर बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो ये इंश्योर किया जाएगा डाया के द्वारा कि जो फील्ड लाइंस हैं उन्हें रिपेल किया जाए और मटेरियल के अंदर से लाइनें ना गुजरें, कम से कम लाइनें गुजरें। तो आपको दिखाई देगा कि लाइंस आर वेरी लेस इनसाइड द मटेरियल और वो बाहर रिपेल हो रही हैं। और यहीं पर अगर हम पैरा के लिए लाइनें बनाने की कोशिश करें बेटा, तो पैरा के लिए लाइनें ऐसी बनेगी कि जो दूर आ रही हैं वो भी पैरा से होकर जाएंगी। पैरा मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो अंदर बढ़ जाती हैं लाइनें। तो इस तरह से आप अट्रैक्ट करती हुई इसके अंदर ज्यादा और बाहर कम दिखाएं, इसके अंदर कम और बाहर ज्यादा दिखाएं। जहां बाहर ज्यादा होगी अंदर कम होगी वो डाया का चित्र है, और जहां अंदर ज्यादा और बाहर कम होगी वो पैरा का चित्र है। इस तरह से हम लोग डिजाइन दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और ये सब एनसीईआरटी में गिवन भी है, हम लोगों ने क्लास लेक्चर्स में डिटेल में कर रखा है, तो कोई चमत्कार नहीं ऐसे बताना। कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक स्फीयर है, रेडियस है, कुछ है फलाना ढमकाना, रो की कुछ वैल्यू है जो कि आर पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे रेडियस बदलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बतानी, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहली बात तो स्फीयर बना लेना चाहिए। हालांकि ये जो पोर्शन है
ये पेपर में मैंने डाल रखा है लेकिन ये भी कोर्स का हिस्सा नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। सॉलिड स्फीयर, और वो कह रहा है कि जो चार्ज डेंसिटी वो सम कांस्टेंट k इंटू आर है, और जो स्फीयर का रेडियस है वो r है, और ये चीज तब है जब r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी या बराबर है, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक इस प्रकार से चार्ज भरा हुआ है जहां डेंसिटी इतनी, हर पॉइंट पर फील्ड पूछ रहा है। सबसे पहले आप बेटा फील्ड को बाहर के लिए निकालें। अगर कोई भी पॉइंट आप बाहर निकालें तो गॉसियन सरफेस बनाए जैसे अभी बनाए। ये हमारा स्फीयर है और ये बेटा गॉसियन सरफेस है। एक बात ध्यान देना कि गॉसियन सरफेस का रेडियस हम ले लेते हैं बेटा r, छोटा r। अब क्योंकि सब कुछ स्फेरिकल सिमेट्री में दिखाई दे रहा है, इस वजह से E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बनेगी वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगी। जैसी हमेशा निकलती थी, चार्ज कैसा भी भरा हो, बाहर की जो फील्ड है वो हमेशा KQ बाय r स्क्वायर रहेगी। लड़ाई इस Q की है कि आखिर ये Q कितना है, हाउ मच इज दिस Q। तो Q निकालने के लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा स्फीयर था जिसे हम सॉल्व कर रहे थे, ये स्फीयर, और स्फीयर के अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाए सुंदर सा। जो हमारा स्फीयर है उसकी बेटा रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल R है, और जो गॉसियन सरफेस ये अंदर बनाया इसकी रेडियस स्मॉल r है। यहां पर जाकर हम जानबूझकर एक dr थिकनेस की एक शेल बनाते हैं, dr की शेल। अब dr शेल की थिकनेस देखें, इसमें जो चार्ज होगा dq वो कितना होगा, चार्ज की वैल्यू होगी रो इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dr। आप इसे इंटीग्रेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले dq को ठीक से लिख लें। अगर रो की वैल्यू देखेंगे तो k हो जाएगी, 4 पाई बाहर आ जाएगा, k में r लगा हुआ है तो r का बन गया क्यूब इंटू dr। इसी तरह अगर आप टोटल Q लिखने की कोशिश करें, जैसे आप अभी तक कैपिटल Q लिख रहे थे, तो K इंटू 4 पाई बाहर आ जाएगा, तो R की पावर 4 अपॉन 4 बन जाएगा। तो Q की जो वैल्यू है ये बन गई K इंटू पाई इंटू R की पावर 4, ये Q आ गया। तो बाहर के पॉइंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गई K इंटू पाई इंटू R की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो आउटसाइड के लिए जो फील्ड है वो बन गई बेटा k इंटू आर रेज टू 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सस्ता सवाल नहीं है, कठिन सवाल होते हैं ये, क्योंकि बच्चों को इनको लगाने के तरीके नहीं याद रहते। हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर लेते हैं, चार्ज नहीं निकाल पाते। ये तो बच्चा बाहर की फील्ड, अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड कैसे निकाली जाएगी वो भी देखते हैं। अंदर के पॉइंट की फील्ड का जुगाड़ लगाओ। अंदर के पॉइंट की फील्ड देखोगे तो ये हमारा स्फीयर है, मानो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्फीयर। हम लोग क्या करें कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाएं और इससे कहें कि ये गॉसियन सरफेस है, ठीक। ये हमारा स्फीयर है और ये हमारी गॉसियन सरफेस, तो हमने गॉसियन सरफेस बना दी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पर फील्ड किसकी वजह से, तो तुम कहोगे बस ये अंदर वालों की वजह से, बाहर वाले की वजह से क्या ही होता है। ये कितनी रेडियस है बेटा, ये स्मॉल रेडियस है r। तो हम कहते हैं इसके अंदर कितना चार्ज है, तुम कहोगे dq चार्ज है, और हम कहेंगे dq कितना है, तो तुम कहोगे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब इसलिए कि छोटा सा वॉल्यूम ले लिया हमने, इंटू रो से मल्टीप्लाई करा दिया। और फिर तुम देखोगे कि रो का मतलब होगा k इंटू r का मतलब 4/3 पाई, और इसको ऐसे लिखना चाहिए रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr, ऐसे लिखना चाहिए। और रो को लिखना चाहिए k इंटू 4 पाई r क्यूब dr, और उसके बाद जो q आएगा वो आएगा k इंटू 4 पाई r की पावर 4 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, तो k पाई इंटू r की पावर 4। जो पुराना फॉर्मूला निकाला था वही है, बस पूरे स्फीयर के लिए निकालोगे तो कैपिटल R लिखोगे, अंदर छोटे स्फीयर के लिए निकालोगे तो लिमिट 0 से कैपिटल R की बजाय 0 से स्मॉल r तक जाएगी, तो k पाई इंटू r की पावर 4 क्यू बन जाएगा। ये बेसिक चार्ज।
अब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहो तो गॉस लॉ अप्लाई करो और लिखो E डॉट dA इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E लिखा आपने, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया हो गया हमारे इस गॉसियन सरफेस का। Q की जगह लिखा हुआ है K पाई इंटू r की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r की पावर 4 कैंसिल, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रही है K r स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अंदर के सारे पॉइंट्स पर जो फील्ड है बेटा वो ये आ रही है, और बाहर वाले पॉइंट्स पर जो फील्ड थी वो हमने पहले निकाल ली थी। तो अंदर बाहर सरफेस सबकी फील्ड आ गई है, काम खत्म हो गया है, पैसा भी अजा हो गया है, सारी चीजें हमने कर रखी, हो गया भाई सारा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, 5 नंबर का सवाल है, 32 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, देख लेते हैं। उससे भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरे वाले से भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो देखो कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। अब टेलीस्कोप की बात हो रही है, तो टेलीस्कोप का मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा होना चाहिए और जो आईपीस है बेटा वो छोटा होना चाहिए। तो हमने आईपीस को छोटा ही बना लिया और उसके बाद आप क्या करें, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें। उसके बाद आप इंफिनिटी से रेज लाने वाले हैं। जब आप इंफिनिटी से रेज लाएंगे तो पहली रे तो आप ऐसी ले आएंगे और दूसरी रे बेटा आप ऐसी ले आएंगे, और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल लाना है। अच्छा एक बात और है कि जो दूसरी रे आप ला रहे हैं इसे आपको अल्टीमेटली स्ट्रेट ही लाना है, क्योंकि ये रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना चाहते हैं, इसमें डेविएशन नहीं दिखाएंगे, पर जो दूसरी रे उस पर तो डेविएशन आप दिखाएंगे। तो आपने डेविएशन दिखाया और फिर आपने पाया कि जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड यहाँ बन गई। अच्छा ये जो है ये f ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, ये पहली वाली इमेज I प्राइम बन रही है। हम I प्राइम को I प्राइम में लिख करके A B लिखा करते हैं। अब आप देखें, कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। एक रे यहाँ से निकली, ठीक, और उसके बाद आईपीस के फोकस से होकर गई। इस रे को हमने बैक प्रोड्यूस कराया, इस तरह से बैक प्रोड्यूस कराया, और उसके बाद आप देखें कि एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ये बन गया, और फिर हमने पाया कि जो फाइनल इमेज है वो यहाँ बन रही है इस तरह से, और ये वर्चुअल है और इन्वर्टेड है। आप इसे कहेंगे अल्फा, तो ये भी कहेंगे अल्फा, और ये कहेंगे बीटा, और फिर कहेंगे मैग्निफिकेशन जो है वो बीटा अपॉन अल्फा है, जिसकी वैल्यू tan बीटा अपॉन tan अल्फा होती है, और ये जो चीज निकल कर आ रही है ये आपकी FO अपॉन FE निकल कर आती है। खेल खत्म, पैसा नहीं। अच्छा सवाल 5 नंबर का हो गया। चलो अगला सवाल देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो है वो 1.25, ठीक है, और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, वो भी ठीक है। फिर वो कह रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया गया, ठीक, उसको रखा गया 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। इफ द फाइनल इमेज फॉर्म इज एट इंफिनिटी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। एक सिंपल बात सुनना, जब लेंस का इस्तेमाल करते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो यू हैव गॉट 2 लेंसेज, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट इस तरह रख देते हो छोटा सा, और इस प्रकार से रेज बना करती हैं। इस तरह से ये देखो बेटा, ये VO कहलाता है, और इसे देखो ये UT कहलाता है। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बननी है तो ये FEV, और डिस्टेंस दोनों लेंसेज की जो होगी वो VO प्लस FE के बराबर होगी। इतनी सुंदर सी चीज, तो बस मुझे निकालना क्या है, VO निकालना है, और VO निकालकर FE के साथ जोड़ देंगे तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लेंस की डिस्टेंस आ जाएगी। हालांकि इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा जा सकता है निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन, हाइट वगैरह सब पूछा जा सकता है,
लेकिन उसने जो चीज पूछी उसके लिए सिर्फ ये निकालना है। आईपीस का फोकल लेंथ उसने दे रखा है, जो चीज निकालनी है वीओ निकालनी है। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर का है, तो वीओ निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में विचार करें। ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर तुम देखोगे तो तुम लिखोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/e। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, नीचे लिखेंगे फू, ऊपर लिखेंगे उफ। तो यहां से v की वैल्यू जो आ गई वो फू अपॉन उफ आ गई। अब बेटा उसी फॉर्मूले में आप वैल्यू प्लेस करें। vo की जगह आएगा, साइन के साथ रखना ऐसा, 1.25 पॉजिटिव, u की जगह -2.5 नेगेटिव, फिर आया बेटा क्या, u की जगह -2.5 नेगेटिव प्लस f की जगह 1.25 पॉजिटिव। नाउ गेट द रिजल्ट, फाइंड द आंसर। कोई इसमें चमत्कार तो बचा नहीं, ये सवा 2.5 होता है, तो बेसिकली यहाँ पर मेरे हिसाब से आ रहा है -1.25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय -1.25, माइनस से माइनस करंट डिस्चार्ज को कैंसिल, तो v नॉट की वैल्यू आ रही है 2.5 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव, और रियल बात है पॉजिटिव तो होना ही। तो आप देखें 2.5 सेंटीमीटर वीओ और फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो मेरे लिए आ गया 2.5 प्लस 5 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंसेज 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। लल्लू सवाल है, जब भी कभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो बच्चा उससे डरता जरूर है क्योंकि क्वेश्चन गलत होते हैं। गौर से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे तो यकीन मानिए सवाल बहुत आसान होते हैं, जो आसानी से लग जाते हैं। चलिए आगे की बातें करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह बना ले, क्योंकि क्वेश्चन के सामने ही क्वेश्चन लगे तो बेहतर रहता है। चलो अगला देखो। 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 नंबर आपसे कह रहा है डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट I flowing through a conductor and drift velocity vd of the electrons। ये हम लोगों ने लास्ट पेपर में भी किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल होता है तो लिख दिया दोबारा। मैं नए पेज पे कर देता हूँ, थोड़ी जगह रहेगी। आपके पास एक कंडक्टर है जिसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है A, इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है। यहाँ हम कोई बैटरी लगाते हैं और बैटरी की जगह हम लिख देते हैं कि V वोल्ट, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हायर वोल्ट से लोअर वोल्ट की तरफ आती है जिसकी वैल्यू V/L होगी। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। हम पॉजिटिव चार्जेस को पकड़कर थोड़ा सा चलते हैं। अब देखो गौर से, एक क्रॉस सेक्शन है, एक दूसरा क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पार्टिकल हैं वो dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन तक आए, हम ये मान लेते हैं। तो अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी vd और समय लगता है dt, तो ये तय होता है कि दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच की जो दूरी है वो vd dt। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये रहा। तो यानी अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आपको इस छोटे n में v का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तुमसे कोई पूछे कि इस dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आए, तो तुम सीधा कह दोगे जो क्रॉस करके आए हैं वो सारे के सारे सेकंड क्रॉस सेक्शन तक हैं, और जो इस क्रॉस सेक्शन के पीछे उन्होंने तो अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही फर्स्ट सरफेस को क्रॉस करके आगे आए हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्रॉस करके आए हैं, तो छोटा नंबर n इनटू वॉल्यूम कितने जोन का, इस शेडेड पोर्शन का। शेडेड पोर्शन की लंबाई है vd dt और एरिया है बेटा a। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जवाब है हाँ। अगर मैं तुमसे कहूं कि चार्ज कितना फ्लो करके आया, तो तुम कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू e, यानी n vd dt इनटू एरिया इनटू e। dt को नीचे भेज दो तो बेटा क्या बना dq by dt। अरे सर ये तो करंट होता है, तो करंट का फॉर्मूला क्या बना NEA vd। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट का फॉर्मूला, ये लास्ट पेपर में भी था अभी भी। अगला सवाल क्या कह रहा है, गौर से देखो। करंट और टाइम का फंक्शन दे रखा है, कह रहा है कि I flowing through cross section of wire versus time, use the plot to find the charge flowing in 10 seconds through the wire। in 10 seconds की बात हो रही है।
टिन टिन टिन। 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा, एक बार ध्यान देना। तुम लिखते हो di/dt, ये चीज होती है बेटा स्लोप, तुम कह सकते हो, ठीक, इस ग्राफ की। ठीक, अच्छी बात है। मुझे इस ग्राफ की स्लोप तो निकालनी नहीं, एक काम करो, जरा करंट का फॉर्मूला याद करो। तुम कहोगे सर dq/dt, ठीक, dq को देखो तो क्या लिखोगे, I टाइम्स dt। अगर मैं टोटल चार्ज पूछूं तो क्या तुम इंटीग्रेट कर दो, जवाब है हाँ। ये q जो है ये बन गया q टोटल, और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अगर तुमसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ y dx निकालो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप एरिया अंडर y x कर्व निकाल रहे हैं, y इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं। चार्ज निकालने के लिए I और t ग्राफ का एरिया निकाल रहे होंगे, यानी ग्राफ के नीचे का ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकाल देने से हम चार्ज पता कर लेंगे। सस्ता सवाल है, क्लास रूटीन में खूब किए हम लोगों ने। देखो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ऊपर ये जो करंट है तो 5 ही रखे, दो हिस्सों में तोड़े, रेक्टेंगल ट्रायंगल। अगर हम इस ट्रायंगल पे ही बातें करें तो हाफ बेस की वैल्यू 5 और हाइट की वैल्यू भी 5, प्लस रेक्टेंगल की बात करें तो बेस भी 5 है 5 to 10 और हाइट भी 5 है 5 to 10, तो 5 into 5, तो ये हो गया बेटा 25 और 25 का आधा 12.5, तो मेरे हिसाब से 37.5 कूलम्स का चार्ज आ गया। मेरे हिसाब से कोई चमत्कार नहीं, सस्ता सवाल हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन को बेटा गौर से देखिए, केस स्टडी टाइप की चीज है, सेक्शन ई आ गया है, दो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें हमें। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड v0 है, वो बहुत कम है c से, ठीक है, c से इसलिए कम कि रिलेटिविस्टिक अप्रोच ना आ जाए। कह रहा है कि मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r0 इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम कहते हैं this electron is able to traverse in a circular path of magnetic field which is perpendicular to the velocity, मतलब प्योर सर्कल होने वाला है। A force acts on the particle perpendicular to both v0 and q, v0 and b। फील्ड जो है वो b और v0 दोनों के परपेंडिकुलर होगी। This force continuously deflects the particle sideways without changing its speed। कॉमन सेंस से मैग्नेटिक फील्ड वर्तन तो करती है तो स्पीड बदलेगी नहीं, सिर्फ सर्कल में घूमेगा। And the particle move along the circular path perpendicular to the field। The time required for the revolution is t0। सवाल क्या पूछ रहा है अगला, सवाल पूछ रहा है if the speed of particle is double to 2v0 what will be the radius of the circle if the initial radius is r0। सबसे पहली बात, अगर इनिशियल रेडियस r0 है तो कॉमन सेंस से वो m v0 by q ही है, और अगर बाद वाली रेडियस r है तो हमारे लिए 2v0 by qb होगी। तो इन दो इक्वेशन को देख के लग रहा है कि r की वैल्यू 2r0 के बराबर है, स्पीड के डबल होते ही रेडियस भी डबल हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन सुलटा दिया हमने। अगला कह रहा है कि if the particle speed of the particle gets double what will be the new time period of the particle। मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड की वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है 2 pi m by qb। इसमें रेडियस और स्पीड दोनों ही नहीं आती, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड द स्पीड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस डबल करें, स्पीड डबल करें, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं। दो क्वेश्चन निपटाए हमने। अगला कह रहा है कि पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया और एक्सेलरेशन इस तरह की ड्रामेबाजी आ रही है, तो बताओ एक्सेलरेशन में x कितना है। तुम जानते हो कि एक्सेलरेशन पक्का पक्का पैरेलल होगा फोर्स के, और तुम ये भी जानते हो कि फोर्स जो होगी वो पक्का पक्का परपेंडिकुलर होगी बी फील्ड के। तो दो बातों से तुम्हें पता चलता है कि एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा बी फील्ड के, और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होता है। तो चुपचाप से आप क्या कर रहे कि डॉट प्रोडक्ट निकालकर जी लो कर दें, यानी कि 2 into 10 to power 2 i cap प्लस 4 into 10 to power 2 j cap का डॉट कराया जाए यहां से, डॉट x i cap प्लस 2 j cap इक्वल टू 0, डॉट करके 0 करना है, i का i से j का j से। तो आप देखेंगे तो लिखेंगे x into 2 into 10 to power 2 प्लस 8 into 10 to power 2 बराबर क्या हुआ बच्चा 0। आप इसको उधर ले जाएं तो आप लिखेंगे 2x into 10 to power 2 इक्वल टू माइनस 8 into 10 to power 2, 10 to power 2 10 to power 2 कटा, टिंग टिंग कटा, तो x की वैल्यू आ गई -4। x की वैल्यू -4 रखने पे डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब उसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन b फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, जो कि हमारा केस होता है। आंसर खेल लेता हूं।
तो आपको थोड़ा सा परपेंडिकुलर केस के बारे में सोचना था कि एक्सेलरेशन बी फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर आती है। चमत्कार नहीं, सस्ता सवाल है। क्या कह रहा है, एक लाइट बल्ब है, उसको ओपन कॉइल इंडक्टर में रख दिया गया है, उसको एसी सोर्स में लगा दिया गया है, द स्विच इज क्लोज्ड and after some time the iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb increases decreases unchanged as the iron rod is inserted. Insert करने के बाद क्या होगा, एक बात ध्यान रखें, एसी सोर्स है, जैसे ही आप आयरन रॉड बेटा इंसर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसर्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसकी इंडक्टेंस बढ़ गई और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो कॉमन सेंस, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा तो ये अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। अगर अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है तो कॉमन सेंस कहता है कि अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करने की वजह से इसकी ब्राइटनेस में कोई ना कोई कमी आएगी। ठीक, कमी आ गई ब्राइटनेस में। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, A bulb and a capacitor are connected in series, यानी RC सर्किट बना दिया पहले वाले सवाल में। कह रहा है कि सोर्स जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, कोई वेरिएबल लगा दिया हमने। However, the brightness of the bulb change on increasing the frequency of AC source। अगर RC सर्किट है तो RC सर्किट में अगर आप इम्पीडेंस को देखोगे तो इम्पीडेंस बेटा होगा R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना इम्पीडेंस जो है वो घटता जाएगा, और जितना इम्पीडेंस घटता जाएगा उतना करंट बढ़ता जाएगा, जितना करंट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा करंट में इसमें ब्राइटनेस आने लग जाएगी। यानी करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी ब्राइटनेस बढ़ेगी। अगली बात क्या पूछ रहा है, देखो तीसरा सवाल देखो, अ कैपेसिटर बिहेव्स लाइक परफेक्ट कंडक्टर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी तो जरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात कर लो, 1 upon omega c। If the omega is very high, then capacitive reactance is very low, and the capacitive reactance is very low, इसका मतलब वो EMF को अपोज नहीं कर पा रहा, तो प्लेन वायर की तरह बिहेव करने वाला है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है कि कैपेसिटर के द्वारा, ये 1/ωc फॉर्मूला है, यूनिट इसकी SI ओम होती है, जैसा इंपेडेंस में आती है वही रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम। दूसरा इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर अपने ऊपर चार्ज स्टोर करके कितना ज्यादा अप्लाइड पोटेंशियल या ईएमएफ को अपोज कर सकता है, वो टेंडेंसी कहलाती है हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कुल मिला के मतलब इतना है कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगी तो यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज भी ज्यादा होगा, जो कि अपोज कर पाएगा फॉरवर्ड ईएमएफ को, जो कि करंट ड्राइव कर रहा होगा। तो ईएमएफ को अपोज करने की ताकत कैपेसिटर की कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटर करता कैसे, अपने अंदर चार्ज स्टोर करके। जितना चार्ज स्टोर होता जाता है उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ता है, और फॉरवर्ड पोटेंशियल को उतना ज्यादा अपोज किया जा सकता है, सर्किट में करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। और ये टेंडेंसी कैपेसिटर की किसी एसी सर्किट में कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एसआई यूनिट बेटा सिंपल ओम होती है, और ये तो मैंने बता ही दिया कि ओमेगा बढ़ने से जीटा सी घटता चला जाता है। अगर कैपेसिटर अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगभग 0 है, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगभग 0 है तो इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि हमारा कैपेसिटर अप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर ही नहीं पा रहा, और नहीं कर पा रहा तो फायदा क्या कैपेसिटर लगाने का, तो वायर की तरह बिहेव कर रहा है, इट बिहेव्स एज वायर। ओके, खेल खत्म, पैसा जम, पेपर सेकंड भी कंप्लीट होता है। हमने पेपर सेकंड भी पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, अब बारी है आपको अलविदा कहने की। अगले लेक्चर में बेटा मिलेंगे तो एक और सैंपल पेपर के साथ आपके सामने आएंगे, और अगला सैंपल पेपर भी आपके साथ लगाएंगे, और ढेर सारे सैंपल पेपर्स आपको हम डिलीवर करेंगे। उनके सॉल्यूशंस देखिए, अप्रोच देखिए, किस तरह पेपर लिखना है, ये कला आती है, सैंपल पेपर पढ़ के आती है। क्वेश्चंस को कितनी जल्दी अप्रोच करना है, क्वेश्चन जैसे क्लिक करेगा आपको, वो हमारे साथ देखिए। सवाल देखते ही चैप्टर कैसे जुड़ता है, टॉपिक कैसे याद आता है, किस जगह से क्वेश्चन को उठाना है, ये अगर आप हमसे सीखते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए अगले लेक्चर्स में, जिसमें हम आपके लिए और सैंपल पेपर्स और अच्छे सॉल्यूशंस और अच्छे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये सैंपल पेपर ऐसा था कि अगर बहुत कोने-कोने के कठिन सवाल भी पूछे गए सीबीएसई में तो आपको इस सैंपल पेपर में मिलेंगे। पिछला सैंपल पेपर रिलेटिवली थोड़ा आसान था, ये सैंपल पेपर थोड़ा सा अपग्रेडेड है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कोई भी कोना अगर आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, रियल एग्जाम में,
तो हमारे सैंपल पेपर से ना बचे, हमें फॉलो करेंगे, पूरा पेपर आपको बोर्ड में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।